नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इंडिया फर्स्ट में आज हम भारत और अमेरिका के रक्षा रिश्तों पर बात करेंगे। इंडो यूएस जो डिफेंस रिलेशनशिप है उस पर बात करेंगे। भारत और अमेरिका की बात करें तो दोनों बड़े रणनीतिक साझेदार बीते कुछ सालों में बने हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ता जो है बहुत आगे बढ़ा है और खास करके इस रिश्ते का एक इतिहास भी है। शीत युद्ध के बाद से लेकर अब तक जिस तरह का इतिहास था, कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है। उसके बीच में जो है जिस तरह से आज के दौर में दोनों देश करीब आए हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर भारत दौरे पर हैं और इस भारत दौरे के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बीते 2 सालों में, 2 साल से भी कम समय में ये उनका तीसरा दौरा था और भारत के रक्षा मंत्री के साथ ये उनकी मनोहर पर्रिकर के साथ 7वीं मुलाकात थी और बहुत अहम है क्योंकि मैंने कहा कि एक इतिहास भी रहा है। और ये जो मुलाकात थी इस संदर्भ में बहुत अहम थी क्योंकि अमेरिका ने लगभग ये तैयारी कर लिया कि भारत को अपना बड़ा रक्षा साझेदार देश बनाने के लिए बिल्कुल अब तैयारी है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार होने का मतलब भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग का दरअसल कैसे इसको देखा जाना चाहिए। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करवा दो। हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब है। अशोक सज्जनहार साहब सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और अमेरिका में भी इन्होंने कई साल गुजारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। आलोक बंसल जी हमारे साथ दूसरे मेहमान जो कि रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट है। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक सज्जनहार जी मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जैसे मैंने कहा भारत और अमेरिका के रिश्तों का एक अपना इतिहास रहा है, जटिल इतिहास रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स इतिहास रहा है। ऐसे में अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार देश होना जिसके लिए करीब करीब पूरी तैयारी हो गई है, कैसे देखते हैं इसको? व्यूअर की दृष्टि से इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, 2 चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहले तो जो भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध ज्यादा पुराने नहीं है, बहुत ही नए हैं। अगर देखा जाए तो जब आपने स्वयं कहा शीत युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद भारत को एक मौका मिला जो अमेरिका के साथ और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए। उसके बाद जो पहली बार जब भारत और अमेरिका का रक्षा क्षेत्र में संबंध कुछ शुरुआत हुई 2005 में हुई, जब तब प्रणब मुखर्जी थे, वहां के रक्षा मंत्री थे, वहां पर गए, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया। उस तक हमारे बहुत कम रिश्ते थे। उसके बाद से लेकर अगर अभी तक हम देखें तो अमेरिका हमारे जिससे हम आयात करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले सोवियत संघ था, अब रूस है जो पहले नंबर पर है, परंतु अब अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। करीब $15 बिलियन से ज्यादा से हम उससे माल ले रहे हैं। अब ये बात कर सकते हैं जो क्या क्या चीजें लेते हैं, परंतु 2 चीजें इसमें, जो एक तो ये सिंपल सेलर बायर रिलेशनशिप नहीं है जो वो हमको ये सप्लाई करते हो आर्म्स, इक्विपमेंट, एमिनिशन वगैरह, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अब ये हो गया है जो यहां पर हम मैन्युफैक्चर भी करेंगे। तो एक बहुत ही अहम संधि पर दस्तखत किए हैं, अग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं जिसको कहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जिससे कि यहां पर प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो एक जैसे हमारा मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। यानी आप कह रहे हैं कि एक तरफ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, डिफेंस के सिर्फ लेन देन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि मिलकर बनाएंगे भी, और साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी जो है, अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर भी वो अब आसान हो जाएगा, वो हमारे लिए आसान होगा। और अगर मैं इसमें ये कहूं, देखिए 2 चीज और है इसमें। एक, हमने बहुत महत्वपूर्ण उनके साथ अग्रीमेंट साइन किया है जिसको कहते हैं लेमोवा, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, और वो साइन किया है। वो उसके बाद 10 साल से उसके बारे में बातचीत हो रही थी, परंतु अब हमने इसको आकर हमारे में अब इतना साहस आया, कॉन्फिडेंस आया है जो हमने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं। दूसरा, नहीं आपने क्यों कहा आपकी अब साहस और कॉन्फिडेंस है? इससे पहले देखिए 10 साल से बातचीत होती रही है। 2005 में मैंने कहा ये रक्षा संधि पर दस्तखत हुए, उसके बाद से ही उन्होंने कहा, और इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं जो इसके हमको क्या फायदे हैं और अमेरिका को क्या फायदे हैं। तो पहले हिचक किस बात की थी? हिचक भारत की तरफ से जो हिचक हमेशा से, मैं उसमें अगर जिक्र ये करूं, जब प्रधानमंत्री गए थे जून में अमेरिका, तो जब उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था तो उन्होंने उसमें कहा जो अब हमारे में जो पहले थी हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास में हमारी हिचक थी
जो हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं करना चाहते, यही अग्रीमेंट लेमोआ जो मैंने बताया है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, अगर यही संधि हम किसी और देश के साथ होता, जैसे रूस के या फ्रांस के या जापान के साथ, तो हम तुरंत कर भारत में हाँ इतना वो नहीं होता। अमेरिका के साथ ये विशेष रूप से जो हमारे राजनीतिक वर्ग में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, मेरे ख्याल से ना इतना कॉन्फिडेंस था, ना इतना साहस था, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, जो इसको हम दस्तखत कर पाते। अब हमने इसको दस्तखत किया है और इसीलिए हमने ये मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है, इसको भी हमने आगे लेकर गए हैं। आपने प्रश्न पूछा था जो ये मेजर डिफेंस पार्टनर के मायने क्या होंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो अमेरिका के जो सबसे नजदीकी और करीबी साझेदार हैं रक्षा क्षेत्र में, जैसे एक तो नेटो एलाइज हो गए, तो उनको ये वाला दर्जा दिया जाता है, या जिनके साथ उनकी संधि है, अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, जैसे जापान हो, कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, फिलीपींस हो, ऐसे देशों को उन्होंने ये मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा करार दिया है। और इसमें क्षेत्र में अब भारत भी उसी दर्जे को के ऊपर आ गया है। मैं इस पे आता हूं। और इससे हमें जो चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा, एमिनेशन, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, वो हम अमेरिका से आसानी से, और पहले कितने सारे अंकुश लगाए जाते थे, जो कांग्रेस में जाएगा वहां से इतनी इसको अप्रूवल मिलने होंगे, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल एक कंफर्ट लेवल बन रहा है, एक कॉन्फिडेंस बन रहा है। लेकिन आलोक जी, क्योंकि कहा कि एक हिचक थी और हम बार बार भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो उनका इतिहास था उस पर भी बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं इससे पहले कि इस डिफेंस डील पर और भारत और अमेरिका संबंधों पर आगे बढ़ूं, रणनीतिक रूप से एक सवाल यह भी बार बार उठता है कि अमेरिका के नजदीक जाना, कई लोग इसको ऐसे देखते हैं कि अमेरिका के नजदीक जाना मतलब रूस से दूर जाना, तो लोग इसको भी कई बार कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या हम भारत के, अगर जब हम अमेरिका के बड़े रक्षा साझेदार बने हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम रूस से दूर जा रहे हैं, लेकिन ये एक मैसेज जो है पिछले कई दिनों से लगातार जा रहा है कि भाई रूस जो है वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है और हम पाकिस्तान के और हम अमेरिका के और करीब जाएंगे तो रूस के साथ और स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है हमारे जो है वो प्रभावित होंगे। ऐसी लगातार एक बात जो है बार बार कही जा रही, इसको आप कैसे देखिए? भारत के जो संबंध अमेरिका और रूस के साथ हैं वो बाइनरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के निकट हो रहे हैं तो हम रूस से दूर हो रहे हैं। रूस आज भी हमारा एक अच्छा मित्र है और रक्षा के क्षेत्र में, हालांकि पिछले साल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया हथियारों के क्षेत्र में, बट रूस अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या में है। दूसरे, अगर हम पिछले दशक की बात करें तो रूस सबसे आगे है। पिछले एक साल में हालांकि ये संख्या जो है थोड़ा अमेरिका आगे निकल गया उससे। जहां तक सवाल भारत के अमेरिका के साथ संबंध है, ये उठते गिरते रहे हैं। अगर आप देखें इतिहास में, जब हम बहुत पीछे जाएं तो 62 की लड़ाई के बाद हमारे यहाँ रक्षा का काफी सामान आया अमेरिका से, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं आया, पर उसके बाद फिर एक 70 का दशक आया, 60 का दशक आया, 71 की जब लड़ाई हुई तो मेरे ख्याल से भारत अमेरिका जो संबंध थे बिल्कुल नीचे चले गए। और उस वक्त जिस तरीके से उस वक्त के अमेरिकी प्रशासन, जो निक्सन प्रशासन था, किसिंजर साहब थे, उन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मुखालफत की, उसके बाद थोड़ा संबंध हमारे बिगड़े और इन संबंधों को सुधरने में काफी बड़ा समय लगा। और ये संबंध जब ही सुधर पाए जब शीत युद्ध खत्म हो गया 91 पे। उसके बाद जब तक हम रक्षा सौदों पर आते और अच्छी सब्सटैंटिव कुछ मतलब इसमें डेवलपमेंट हो पाता, भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिए, फिर भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो इसलिए ये जो है अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है ये उठते बढ़ते रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका का जो अभी तक अपने साथियों के साथ जो रवैया था वो एक पैटर्न था कि एक एलाइज होते थे और अमेरिका उसमें वो इट वाज नॉट एन इक्वल रिलेशनशिप, ये बराबरी का दर्जा नहीं था। अब भारत में उस तरीके की जो रिलेशनशिप है उसके लिए भारत तैयार नहीं था। भारत अपनी सामरिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जिसे हम कहते हैं, जो सामरिक स्वायत्तता है, हम उसको खोने के लिए तैयार नहीं थे। और मेरे ख्याल से भारत कभी भी एक ऑस्ट्रेलिया या जापान तो नहीं बन सकता। तो उस दर्जे से हमारे यहाँ तो जो अमेरिका जिस तरीके के एग्रीमेंट चाहता था, जैसे सिस्मोआ हो गया, LSA हो गया, भारत उन पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक तरीके से भारत को अमेरिका के साथ जोड़ देते। अमेरिका की किसी कॉन्फ्लिक्ट में भारत का एक परोक्ष रूप से हिस्सा बन जाता और के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इसके लिए तैयार नहीं था।
और इस कारण अमेरिका ने भारत के लिए स्पेशल जो है एग्रीमेंट्स तैयार किए। जैसे अगर आपने देखा हो पहले न्यूक्लियर डील में किया गया कि भाई हमने बिना एनपीटी साइन किए गए इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई, वैसे ही चूंकि हम एलएसए साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, जो लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट था, हमारे लिए हमारी इस विशेष जरूरतों को ध्यान में रख के लिमोआ बनाया गया। इसमें क्या है, वो सभी फायदे हैं जो सामान्यतः होते हैं, पर इसमें कोई बाध्यता नहीं है जी। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब उसी तरीके से जैसे भारत अमेरिका का एक सैनिक एलाई नहीं बनना चाहता और साथ ही साथ ना नेटो या कोई इस तरीके का सैनिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहता है, तो भारत के लिए नया नॉमेनक्लेचर तैयार किया गया है, मेजर डिफेंस पार्टनर। और अभी जो रक्षा सचिव आए ऐश कार्टर साहब, उन्होंने ये आशा जताई है कि बराक ओबामा जो है अपने शासन को खत्म करने से पहले उस पर दस्तखत कर देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोहर पर्रिकर जी को मेरे ख्याल से रक्षा मंत्री बने हुए करीब 2 साल हुए हैं थोड़े, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद बने, करीब मेरे ख्याल से करीब 5-6 महीने बाद वो बने। और इस छोटे से पीरियड में वो 7 बार ऐश कार्टर से मिल चुके हैं। और जो ऐश कार्टर अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो अमेरिकी रक्षा सचिव हैं वो किसी भी अन्य दुनिया के नेता से इतनी बार नहीं मिले। तो ये आप सोच लीजिए कि भारत का क्या प्रभुत्व है इस मामले में। और 3 बार वो आए, और सामान्यतः अमेरिकी रक्षा सचिव ऐसे फेयरवेल विजिट्स पर नहीं आते, क्योंकि ये तो आप जानते हैं लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन है, नई सरकार नई हुकूमत लेने के लिए तैयार है, नए रक्षा सचिव का नामांकन हो चुका है। तो इसके बावजूद आना ये दर्शाता है कि भारत अमेरिका संबंधों को वो कितना महत्व देते हैं और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपने इस दौर में। मुझे एक ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक आपसे मैं टिप्पणी ले लूं, ये अगेन एक बार फिर से दर्शकों के समझ के लिए, कि जैसा कि आलोक जी ने कहा कि लेम डक रक्षा मंत्री हैं, अब जाहिर तौर पर दस्तखत करते हैं ओबामा साहब, ये तो संभावना इस बात की करते हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में। इस बात से तो सहमत है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। जी बिल्कुल दो राय नहीं हो सकती, और केवल रक्षा संबंधों में नहीं, मैं कहूंगा 2 चीजें इसमें कहूंगा। एक तो जो हमारे रिश्ते हैं जहां तक चरम सीमा तक पहुंचे हैं अभी तक, बिल्कुल इरिवर्सिबल है। एक तो उनको पीछे नहीं किया जा सकता है और आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, जो अगर देखा जाए तो अमेरिका में भी और भारत में भी एक बाइपार्टिसन कंसेंसस है बन चुका है, जो भाई वहां पर कोई भी सरकार हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे रिपब्लिकन हो, परंतु जो भारत के साथ संबंध है उनको और प्रगाढ़ बनाना, उनको और आगे ले जाना, ये सभी, और ये कांग्रेस में भी और सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सब जगह सभी का यही मानना है कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पे आऊंगा और बाकी मुद्दों में बात करूं, क्योंकि मुझे ये एक स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी, क्योंकि आलोक साहब ने कहा था कि लेम डक है, तो दर्शकों को समझाने के लिए एक बिंदु जरूर जो मैं रखना चाहता था, इसलिए मैंने अशोक जी को इसमें इंटरवीन किया। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग जो है जिस तरह से आगे बढ़े उस पर और जानकारी लें, कितने इन डेप्थ है ये रिश्ते, और पूरी दुनिया के हिसाब से अगर कहें तो कैसे इसको देखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। रिक्शा में जाने के लिए, या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो, या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है।
वे पढ़ देती। बहू चश्मा ही नहीं ला कर देती, आँखें बन जाती है और इन महाशय को ही नहीं, इनके जरूरी कागजों को भी संभालती है। पर अब वक्त है कि पूरा परिवार उसके लिए कुछ करे, इसलिए दूसरी या तीसरी तिमाही में एक बार उसे 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जरूर ले जाएंगे, जहाँ सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर्स भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। 4 जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, शहरों को आंका जाएगा स्वच्छता के आधार पर। 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े। क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्युनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ, तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाइए। याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। इंडिया फर्स्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंडिया फर्स्ट में आज हम भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों की बात कर रहे हैं, और अमेरिका ने लगभग तैयारी कर ली है कि भारत को बड़ा रक्षा साझेदार देश जो है उसको घोषित करने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी रक्षा मंत्री भारत में भी थे और उनकी यात्रा के संदर्भ में भी सब हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहर साहब, सीनियर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ साथ हमारे साथ स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकार आलोक बंसल जी। आलोक बंसल जी, ये जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, खास करके जो रक्षा क्षेत्र में रिश्ते हैं, इसको अगर हम विश्व परिदृश्य पे इस वक्त जो दृश्य है कि एक तरफ चीन का उभार भी है, साथ साथ चीन की एक तरह से भारत को लेकर कई मामलों में हठधर्मिता भी दिखाई देती है, इस्लामिक जो आतंकवाद का जो विस्तार हो रहा है, इस सब परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान भारत के रिलेशन में जो एक नया मोड़ आ गया, ऐसे सब जो घटनाएं इनके पृष्ठभूमि में देखते हैं तो कैसे आप देखेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये समझनी चाहिए कि अमेरिका में इस वक्त धीरे धीरे अमेरिकन विड्रॉल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है फिस्कली हॉलो इकोनॉमी हो गई है। जो खर्चा है उस तरीके की जो उनकी जो आय है वो नहीं है। दूसरी चीज, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, इन्होंने चुनाव में ये कहा ही है कि हम काफी क्षेत्रों से विड्रॉ करेंगे। तो अमेरिका सहयोगियों को ढूंढ रहा है, जो विश्व में एक जो कानून व्यवस्था बनाने का, जो ग्लोबल पुलिसमैन का जो जॉब था, उसके लिए सहयोगियों की आवश्यकता है। कई ऐसे खतरे हैं जिससे भारत और अमेरिका साथ साथ जूझ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक आतंकवाद का मुद्दा है, जो भारत के अड़ोस पड़ोस में है, और हमारे पश्चिम में जो है इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, ये जो खतरनाक वैश्विक आतंकवादी संगठन है, और इनका जो फैलाव हो रहा है, इससे दोनों को जूझना है। साथ ही साथ चीन का जो उभार है, उससे कुछ चिंताएं हैं। चीन हमारा मित्र है, दुश्मन है, ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू है, पर कुछ चिंताएं हैं। और हमेशा जैसा कि कहा गया है कि चीन हमेशा स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता है, तो अगर चीन के साथ दोस्ती भी करनी है तो एक स्ट्रेंथ की पोजीशन से करनी है, एक शक्ति की पोजीशन से करनी है। तो इसलिए हमारे बीच में जो संबंध है उन मधुरता हो रही है। अमेरिका के अंदर लोगों को रियलाइज हो रहा है कि भारत और जो अमेरिका है, हमारे जो मूल्य हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, वो एक है। प्लुरैलिटी, जनतंत्र, मतलब बहुलता और जनतंत्र, ये दोनों ही जो कोर वैल्यूज हैं भारत की और वो अमेरिका की हैं। तो इसलिए हमारे बीच में एक सामान्यता, एक जो मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए थे, वो शीत युद्ध के दौरान नहीं हुए।
तो अब कोशिश हो रही है कि उनको रेक्टिफाई किया जाए। दूसरी तरफ क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उनका जो वन ऑफ मेजर एम्बिशन रही है वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट रही है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का जो मेन आधार है वो रक्षा क्षेत्र है। हमारा, मैंने कहा कि हमारा ये एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो है विश्व के सबसे बड़े आयातक है, हम लोग खरीदते ही रहे, बनाने की भी सोची। फायदा भी है इससे हमें एक लेवरेज करने, क्योंकि हमारी जो हम आयात कर रहे हैं वो इतनी बड़ी संख्या में है कि हम किसी भी विदेशी कंपनी को, तकनीकी प्रोवाइड करने वाले को ये इंड्यूस कर सकते हैं कि भाई आप आके भारत में इसको सेटअप करें और हमारे लिए बनाएं, क्योंकि वॉल्यूम है, तो क्योंकि वॉल्यूम है। और फिर जब वो एक बार बनने लगे तो उसमें से काफी बड़ा हिस्सा हम निर्यात भी कर सकते हैं। और फिर क्योंकि रक्षा क्षेत्र में जो है कई तकनीकें एक साथ मिलती हैं, तो जो डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजीज हैं वो धीरे धीरे लोगों की और आ जाती हैं, एंसिलरी यूनिट्स स्टैब्लिश होती हैं। तो एक इस तरीके की प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप होना, मेजर डिफेंस वो, तो उसके साथ काफी सारे एसोसिएटेड जो आपको इंडस्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो आपको मिल जाती हैं। तो ये भारत के हित में है और इसलिए भारत और अमेरिका दोनों ही जो है काफी हद तक निकट आते रहे हैं और काफी ज्यादा दोनों एक दूसरे की अब जरूरत भी। मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने जो लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन कहा, आपने उसमें कहा, मेरा ये कहना है कि चूंकि नए एडमिनिस्ट्रेशन, नया चुनाव हो चुका है, नए राष्ट्रपति का नामांकन हो चुका है, वो अपने नए रक्षा सचिव को नामांकित कर चुके हैं, हालांकि उसका सेनेट से अप्रूवल वगैरह होने में समय लगेगा। ऐसे स्थिति में जाने वाले रक्षा सचिव कोई नए पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। ये बात सीधी साफ है कि मतलब कोई आप सोचें कि कोई नया बड़ा सा सौदा हो जाए, वो नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है, क्योंकि जब तक वो समझौता क्रियान्वयन के लिए आएगा वहां पे एक नया शासन आ जाएगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सामान्यतः ऐसे दौर पर अमेरिकी जो अधिकारी हैं वो दूसरे देशों में नहीं जाते। तो ऐसे मौके पर भी उनका ये आना, जबकि ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि वो इसको कितना महत्व देते हैं, कि वो ये चाहते थे कि इस दौरान भी मैं भारत जाऊं और शायद ये कॉन्फिडेंस भी है कि जो नई रिजीम है उसमें एक्सेप्टेबिलिटी है इस बात की, ये कॉन्फिडेंस वहां भी है, यहां भी है, इसलिए वो भी कोई जहां तक भारत से संबंधों का सवाल है, अमेरिका के अंदर हमेशा ही बाईपार्टिसन कंसेंसस रहा है, जिसे कहते हैं कि दोनों ही दल इस बात को मानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध मधुर होने चाहिए। हालांकि निटिग्रिटीज में फर्क हो सकता है कि किस तरीके से इस चीज का क्रियान्वयन किया जाए, उसमें लोगों में विभिन्नताएं हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका में एक पार्टी के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में डिफरेंस होते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन सामान्यतः अमेरिका के अंदर राजनीतिक जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर इस बात के ऊपर बाईपार्टिसन कंसेंसस है कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध मधुर होने चाहिए और भारत के साथ अमेरिका के संबंध अशोक जी, जैसे आलोक जी ने कहा कि भाई अमेरिका विड्रॉल उसमें है और दूसरी बात उसको साझेदार की भी जरूरत है और इसलिए भी शायद जो है इस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर मैं इसी के साथ एक चीज और जोड़ रहा हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका का साथ जो है वो जाहिर तौर पर लाजिमी है, एक लगता है कि एक जरूरी चीज है, लेकिन ये भी शिकायत रहती है कि अमेरिका की तरफ से इस पूरे मसले पे लिप सर्विस ज्यादा होती है, एक्शन कम दिखाई देता है। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा जो लिप सर्विस ज्यादा होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम उसको देखते हैं जो पाकिस्तान के विरुद्ध या फिर ये कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म यूनाइटेड नेशंस में उसको आगे ले जाने में ये दो चीजें होती हैं जो पाकिस्तान के विरुद्ध वो कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाता, क्योंकि मालूम है जो पाकिस्तान वहां पर भारत में भी आतंकवाद को सहारा दे रहा है और अफगानिस्तान में भी सहारा दे रहा है। छोटी मोटी चीजें तो इसमें आई हैं, आपको याद होगा जो कुछ महीने पहले जो उन्होंने $300 मिलियन उनको देने थे ये सपोर्ट फंड, कोएलिशन सपोर्ट फंड में, वो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा जो पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध ठीक काम नहीं कर रहा है। आज ही आपने देखा होगा जो $900 मिलियन में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने कहा है जो उसमें $400 मिलियन हम नहीं देंगे, लगा दी गई। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो वो करता है, परंतु देखिए ये बड़ा मुद्दा है जो अमेरिका पाकिस्तान के विरुद्ध इतना ठोस कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है, जब उसे मालूम है क्योंकि उसके अपने सैनिक हैं वो वहां पर मर रहे हैं अफगानिस्तान में, तो हमेशा उसके ऊपर वो दबाव बनाना चाहता है। जो हक्कानी नेटवर्क जो वहां पर काम कर रहा है, ओसामा बिन लादेन को भी उसने पनाह दी थी, उसे मालूम है ये, परंतु ये मेरे ख्याल से और बड़ा वो हो जाएगा, विषय हो जाएगा जो पाकिस्तान के विरुद्ध वो क्यों नहीं लेता है। एक तो पाकिस्तान अपने को प्रोजेक्ट करता है जो हम जो ऐसा देश है, वी आर टू डेंजरस टू फेल, वी आर टू बिग टू फेल, अगर हम फेल हो गए
तो हमारे पास जो भी परमाणु अस्त्र हैं ये सब आतंकियों के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको फेल होने नहीं दे सकते आप, इसीलिए वो उनको पैसे देते रहते हैं। अभी तक उन्होंने 2001 से अभी तक लेकर 33 बिलियन डॉलर उनको दिया है। और ये जो रकम है ये जो अमेरिका ने दी थी यूरोप को द्वितीय महायुद्ध के बाद मार्शल प्लान के अंतर्गत, उससे भी ज्यादा ये पैसा उनको दिया जा चुका है। परंतु वो सब आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं, आतंकवाद को पनाह देने के लिए बहुत सा इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा अमृतसर में जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ तो अशरफ गनी साहब ने उनको कहा जो आप 500 मिलियन डॉलर हमको दे रहे हैं, हमको देने के बजाय आप अगर इसको इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करें अपने यहाँ पर आतंकवाद से लड़ने के लिए, जो हमारे ऊपर आतंकी ऐसे हमले न हो। तो वो दो चीजें अगर आप मुझे इजाजत देंगे जी। देखिए, एक तो उन्होंने कहा, आलोक जी ने कहा जो वहां की जो अर्थव्यवस्था मंदी पड़ रही है, परंतु फिर भी अभी अगर देखें उनका करीब 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और उसके ऊपर 3% उनका जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। तो मतलब इतनी मंदी भी नहीं पड़ रही है। वहां पर जो प्रॉब्लम रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसकी वजह से ये डेमोक्रेट्स के विरुद्ध ऐसा वो हुआ है, और जो वहां पर वो जॉब लॉस हो रहा है वगैरह वगैरह उसमें हो रहा है। जहां तक दूसरी चीज है जो रूस के साथ हमारे संबंध कैसे वो हैं, तो हम तो चाहते हैं जो संबंध रूस के साथ और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो, परंतु रूस हमारे संबंधों को अमेरिका के साथ ऐसे देखता है जो क्योंकि उसके अपने संबंध अच्छे नहीं हैं। अब हम ये देख सकते हैं जो अगर डोनाल्ड ट्रंप के संबंध रूस के साथ अच्छे होते हैं तो हमें यह मौका मिलेगा जो दोनों देशों के साथ हमारे संबंधों को हम अच्छी तरह ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ये एक ऐसी चीज है जाहिर तौर पर जो अगले कुछ महीनों में जिसके हमको कुछ रिजल्ट दिखाई देंगे और एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के जो रक्षा के बीच में जो सहयोग बढ़ा है, जो दोनों देश नजदीक आए हैं, वो अपने आप में न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व में और इस पूरे दक्षिण एशिया में यहाँ पर शांति कायम करने के हिसाब से एक महत्वपूर्ण एक पहल है, क्योंकि दोनों देश में बहुत सारी समानताएं हैं और खास करके आतंकवाद से जब लड़ने की बात होती है तो दोनों देश कम से कम इस मुद्दे पर प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। तो दोनों देशों के रिश्ते इस तरह से आगे बढ़े, ये बहुत एक अच्छा कदम है। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि अशोक जी ने कहा कि अमेरिका में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के बाद बहुत सारी कुछ और डेवलपमेंट्स होंगी, उन पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। शुक्रिया आपका। धन्यवाद। इंडिया फर्स्ट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।